हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि हम अपने चैप्टर 1 अपना कंप्लीट कर गए हैं ज्योग्राफी का, तो अब हमें करना है चैप्टर 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ। स्ट्रक्चर मतलब अर्थ हमारी कैसे बनी है एंड कंपोजिशन मतलब किन किन चीज़ों से बनी है। ओके, तो चलिए हम ये करेंगे अब। तो हमारे चैप्टर का नाम जैसे कि मैंने बताया, फोकस। तो चलिए अब हम करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट। सबसे पहली हेडिंग या सबसे पहली लाइन जो हम देखेंगे इस चैप्टर में, आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 62। ओके, जियोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन दिस आर नोन एज जियोलॉजिस्ट। तो सबसे पहली टर्म जो हमने इसमें देखी वो है जियोलॉजी। तो जियोलॉजी हमारी होती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ। ओके, तो हमारी जियोलॉजी क्या हुई? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ। और जो लोग ये स्टडी करते हैं साइंटिस्ट, दैट मीन्स दूसरी टर्म जो हमें दी है वो है जियोलॉजिस्ट। इसमें क्या आएगा? हु स्टडी जियोलॉजी। जो जियोलॉजी के पढ़ते हैं उन लोगों को जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और जियोलॉजी क्या होती है? स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड कंपोजिशन की स्टडी। ओके, तो ये हमारी दो टर्म्स थी। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हमारा कैसे है। जो हमारा अर्थ है वो मेनली डिवाइड है लेयर्स में, अलग अलग। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए अर्थ का एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारी अर्थ है। अर्थ हमारी डिवाइडेड है। तो ये एक रफ डायग्राम है हमारी अर्थ का। तो लेयर कैसे डिवाइडेड होती हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आएगी क्रस्ट, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, मतलब कि ये लेयर, इसे बोला जाता है क्रस्ट। इस लेयर पे ही हम रहते हैं, इसी लेयर पे सब माउंटेन्स होते हैं, इसी लेयर पे रिवर्स होती हैं। तो जितने भी चीज़ें एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होंगी वो सब इस लेयर पे होगी, सबसे ऊपर वाली लेयर पे। ओके, ये हमारी सॉलिड रॉक से बनी होती है। दैट मीन्स हमने माउंटेन्स हमारे कैसे बने होते हैं? रॉक के। तो सॉलिड रॉक की हमारी बनी होती है क्रस्ट। इसके बाद हम देखेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिथोस्फेयर। तो क्रस्ट को हम क्या बोलते हैं? एक टर्म पढ़ के आए थे हमने पहले चैप्टर में जिसमें था लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और अपना एटमॉस्फेयर। तो ये जो अर्थ है, लैंड वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। ओके, अब हम देखेंगे आगे। It comprises of two distinct layers, that is upper continental crust and lower oceanic crust और सीमा। अब हमारी जो क्रस्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, मतलब दो तरह के एलिमेंट इसमें मिलते हैं। एक होता है सीमा, एक होता है सियाल। तो सियाल हमारा क्या है? सियाल है हमारी अपर, जो ऊपर मिलेगी। जैसा कि आप इसके नाम से देख सकते हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? सिलिकॉन प्लस Al से एल्यूमिनियम। ओके, वैसे ही सीमा में हम देखेंगे सिलिकॉन, मैग्नीशियम। ओके, तो सीमा का मतलब सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम एंड सियाल का मतलब सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। तो सियाल जो होगी हमारी अपर में मिलेगी, सीमा जो होगी हमारी लोअर क्रस्ट में मिलेगी। अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे Al
ऐसा ही कॉमन है, अल्फाबेटिकली वाइज आप देखें तो ए पहले आता है एम से, तो ये अपर में हो गई, ये लोअर में हो गई। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अपर कौन सी है और लोअर कौन सी है, तो अल्फाबेटिकली सियाल पहले आएगा सीमा से, तो इसलिए सियाल ऊपर हुई और सीमा नीचे हुई, आपके याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक। उसके बाद हम देखेंगे इसमें लिखा है SI का मतलब सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। ओके, ओके, तो सीमा सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड लेयर जो हमारी होती है वो हमारी होती है मेंटल। ओके, तो मेंटल या फिर से एक और नाम दिया गया है, क्या नाम दिया हुआ है? मीजो स्फीयर। ओके, मीजोस्फीयर और मेंटल MM, आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो लेयर है हमारी, तो जो हमारा क्रस्ट के बाद ये हिस्सा है पूरा, जिसे ये जो हमारा हिस्सा होगा पूरा, ये हमारा क्या होता है? मेंटल। ओके, इसके बाद आएगी अपनी कोर और फिर इनर कोर। ओके, तो अब हम देखेंगे आगे मेंटल के बारे में क्या लिखा है। इट इज पार्शियली इन अ मोल्टन स्टेट, जैसे कि आपने, तो जैसे कि हमने पढ़ा, ये हमारा एरिया था मेंटल, जिसे क्या बोला जाता है, एक और नाम इसे दिया हुआ है मीजो स्फीयर। ओके, तो मीजोस्फीयर मेंटल हमारा ये हिस्सा होगा क्रस्ट के अंदर का। ये हमारा कैसा होता है? ये हमारा होता है मोल्टन। अब मोल्टन से आप क्या समझते हैं? आपने तीन चीजें पढ़ी होंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कि तीन तरह की हमारी किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि या तो सॉलिड होगा या वो लिक्विड होगा या फिर गैस फॉर्म में होगा। मोल्टन क्या होता है कि वो ना सॉलिड है ना लिक्विड है, उनके बीच में है, मतलब गाढ़ा। ओके, तो मोल्टन मतलब गाढ़ा, तो इसी जगह पे हमारा जो हमारा लावा होता है वो हमें मैग्मा लावा एक ही नाम है, वो हमें इस एरिया में ही मिलता है। ओके, ये भी हमारा 3 लेयर में डिवाइड है। अपर मोस्ट लेयर इसकी है जो हमारी 75 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक जाती है। उसके बाद मिडल मोल्टन लेयर है, वो हमारे 300 किलोमीटर तक जाती है अंदर की साइड, मतलब ये जो एरिया है ये अंदर की साइड जाता हुआ है। Here the rocks are partially molten, so they are in flaming state. इसमें रॉक जो होंगी पार्शियली मोल्टन होंगी, जैसे मैंने आपको बताया। This layer is also known as asthenosphere. तो आपने देखा मेंटल हमारा पार्ट में डिवाइड हुआ 3 पार्ट में, कौन कौन से? अपर मोस्ट, अपर, मिडल एंड थर्ड इज लोअर। तो आप देखेंगे कि इसमें तो नॉर्मल ही रहेगा। इस पार्ट को एक और नाम से बोला जाता है जिसे बोलते हैं हम एस्थेनोस्फीयर। ओके, एस्थेनोस्फीयर। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद द रॉक ऑफ लोअर मैटर आर सॉलिड ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर। हमें पता है जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे गर्मी बढ़ेगी, तो जब हम नीचे पहुंच जाएंगे इस एरिया में मोल्टन के, मतलब ये अपर मोल्टन, ये लोअर, मिडल मोल्टन, ये लोअर मोल्टन, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम कोर के पास पहुंच जाएंगे तो यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिस वजह से रॉक हमारी सॉलिड मिलेंगी। ओके, थर्ड है हमारा पार्ट, वो है कोर। कोर भी हमारे 2 पार्ट में डिवाइड है, अपर एंड लोअर। ओके, तो ये हमारा हिस्सा कौन सा हुआ? ये हमारा हिस्सा हुआ CORE। अपर कोर और लोअर कोर को एक और नाम से बुलाया जाता है क्या?
ये हमारी हो जाती है आउटर और ये हमारी हो जाती है इनर कोर। ओके, तो इसमें हम देखेंगे ये हमारी किस चीज से बनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी जो कोर होती है वो बनी होती है मेनली निकिल एंड आयरन से। निकिल का केमिकल वो जो होता है नेम वो होता है Ni एंड आयरन का होता है हमारा Fe। ओके, तो निकिल और आयरन से हमारी मिलकर बनती है कोर। इसके अलावा इसे निफी भी बोला जाता है, जैसे निफी। एंड अबव इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है हमारी कोर पे। कितना है? 5000 to 6000 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये हमारे आउटर कोर इज लिक्विड लेयर बिलो द मेंटल। आउटर कोर जो हमारी अपर कोर है वो हमारी मेंटल की तरह ही होगी थोड़ी थोड़ी, और जो इनर कोर होगी जो हमारा सेंटर है अर्थ का बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा, तो बहुत हॉट होगा और ड्यू टू हाई प्रेशर ये बहुत ज़्यादा सॉलिड होगा। ओके, तो जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे वैसे वैसे गर्मी बढ़ेगी और प्रेशर कम होता जाएगा। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ था। आप इसे नोट कीजिए, ये डायग्राम बनाइए और फिर हम चलेंगे आगे। तो स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के बाद हमारी जो सेकंड हेडिंग है वो है कंपोजिशन। अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो कंपोजिशन हमारी अर्थ किन चीज़ों से बनी है। तो हमारी अर्थ बनी है, जैसे कि हमें पता है, रॉक एंड मिनरल्स। ओके, तो चलिए इसमें देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। रॉक इज अ नेचुरली occurring aggregate of minerals and certain non-minerals materials such as fossils and glass। रॉक क्या होता है? बहुत सारे मिनरल्स जब मिल जाते हैं आपस में या फिर नॉन मिनरल्स आपस में मिलकर कोई कंपोजिशन बना लेते हैं सॉलिड, तो उसे हम बोलते हैं रॉक। ओके, minerals are the natural occurring inorganic substance which contain one or more element with definite physical and chemical properties। अब मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब जो हम रॉक में से निकालते हैं वो मिनरल्स कंपाउंड होते हैं जो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं इसमें जो अलग अलग अपनी डेफिनेट प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ओके, जस्ट एज मिनरल आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रॉक, रॉक इन टर्न्स आर द नेचुरल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ। जैसे कि मिनरल से बन के रॉक बना, तो रॉक से बन के क्या बनेगा? अर्थ। ओके, ये एक साइकिल है। सबसे पहले मिनरल, फिर मिनरल से रॉक, तो बहुत सारे मिनरल्स मिलके बनाते हैं रॉक्स और बहुत सारे रॉक मिलके बनाते हैं अर्थ। ओके, तो हम आगे देखेंगे क्या लिखा है इसमें। द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक इज नोन एज पेट्रोलॉजी। तो सबसे पहली चीज हम स्टडी ऑफ अर्थ पढ़ के आए थे स्ट्रक्चर की, उसे जियोलॉजी बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ रॉक इज नोन एज, क्या लिखा है इसमें? पेट्रोलॉजी। ओके, पेट्रोलॉजी। इसके बाद हम देखेंगे दीज आर टू जनरल वे दैट रॉक्स कम्स टू बी एक्सपोर्ट एट द सरफेस, फॉर्मेशन एट द सरफेस और फॉर्मेशन बिलो द सरफेस। रॉक हमारे दो तरीके से मिलते हैं, एक हमें मिलेंगे सरफेस पर, एक हमें मिलेंगे इनसाइड द सरफेस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एट सरफेस, जो सरफेस में मिलते हैं वो हमारे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लावा होते हैं। जैसे कि लावा, मैग्मा होगा अर्थ के अंदर। एक ही चीज है मैग्मा और लावा, जैसे आपने दो टर्म्स पढ़ी, मैग्मा एंड लावा। तो मैग्मा और जो लावा होता है हमारा, वो एक ही चीज होती है, बस एक चीज के दो नाम हैं। जैसे कि अगर अर्थ के अंदर है, क्रस्ट के अंदर है, जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा था, आप अपना स्ट्रक्चर खोलिए तो उसमें देखेंगे आप कि क्रस्ट के बाद मेंटल है। अगर मेंटल में है तो वो लिक्विड फॉर्म मैग्मा है, और जब वो मेंटल में क्रस्ट में गैप हो जाएगा थोड़ा सा भी, वहां से बाहर निकल जाएगी
तो जैसे आपने वोल्केनोस देखे होंगे, तो जब वो बाहर आएगी तो उसे बोलेंगे लावा। इसलिए वोल्केनो के अंदर तो मैग्मा होता है, लेकिन जब वो बाहर आ जाता है तो उसे बोलते हैं लावा। एक ही चीज के दो नाम। ओके, तो जब वो बाहर आएगा तो वो सूखेगा, तो जब वो सूखेगा तो वो बनाएगा रॉक, और जो लावा की वजह से रॉक बनेंगी वो हमारी सरफेस पे मिलती हैं। और बहुत बार लावा जो होता है पानी से भी बाहर निकलता है, जैसे कोई सी है फॉर एग्जांपल, और सी के नीचे भी कोई क्रस्ट में गैप आता है तो वहां से बाहर निकलेगा मैग्मा और बाहर जम के अपना लावा की फॉर्म में बन जाएगा और उसे रॉक बना देगा। जैसे आपने देखा होगा कि समुद्र में भी बहुत सारे ओशंस में भी नीचे माउंटेन्स की तरह स्ट्रक्चर बने होते हैं। ओके, सेकेंड इज फॉर्मेशन बिलो द सरफेस followed by the tectonic uplift and removal of the overlying material by erosion। और फॉर्मेशन ऑफ बिलो द सरफेस क्या है? जैसे कि कोई लावा बना, अब उसके नीचे भी थोड़ा सा लावा बनेगा तो वो फॉर्मेशन ऑफ बिलो सरफेस। जैसे कोई लैंड है फॉर एग्जांपल, वहां से मैग्मा बाहर निकल के एक माउंटेन की फॉर्म में आ गया तो ये हमारा हो गया रॉक ऑन द सरफेस। लेकिन यहाँ से अभी भी अगर ये टूटा होगा तो सर यहां भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये हमारा इनसाइड द सरफेस होगा। ओके, इसके बाद हम देखेंगे रॉक्स हमारे मेनली तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले इग्नियस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हायर क्लासेस में भी आप ये सेम चीज़ें पढ़ते जाएंगे। इग्नियस, सेकंड इज वॉल्केनिक, एंड थर्ड इज प्लूटोनिक। प्लूटोनिक। ओके, तो अब हम इन्हें पढ़ेंगे एक एक करके। तो इग्नियस रॉक हमारे कौन से होते हैं? इग्नियस रॉक फॉर्म बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम मोल्टन और पार्शियल मोल्टन मटेरियल कॉल्ड मैग्मा। मैग्मा के जमने से, जब मैग्मा जमेगा तो उससे जो रॉक बनेंगे वो हमारे इग्नियस रॉक होंगे। दे आर कॉल्ड प्राइमरी मोल्टन रॉक्स, दे आर क्रिस्टलाइज एंड डू नॉट कंटेन फॉसिल्स। दे आर टू सब क्लास ऑफ इग्नियस रॉक। तो रॉक्स हमारे तीन तरह के होते हैं। पहले इग्नियस, दूसरे हमारे सेडिमेंट्री, एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक। ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हायर क्लासेस में भी हम ये चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इग्नियस। इग्नियस रॉक कौन से होते हैं? जो हमारे मैग्मा की वजह से बनते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बताया ये वाले हमारे इग्नियस थे। तो जो भी मैग्मा के जमने की वजह से रॉक्स बनेंगे वो इग्नियस रॉक होंगे। जैसे कि इसमें भी दो तरह के रॉक हैं, पहला वॉल्केनिक एंड सेकेंड इज प्लूटोनिक। अब वोल्केनिक कौन से होते हैं? जो अर्थ सरफेस पे बनेंगे। दे कूल रैपिडली एंड आर क्रिस्टलाइज फ्रॉम मैग्मा विच हैज स्पाइल्ड आउट ऑनटू द सरफेस फ्रॉम अ वोल्केनो। एट द सरफेस द मैग्मा इज फॉर्मली नोन एज लावा। जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल कि अर्थ क्रस्ट में कोई भी गैप आएगा उससे मैग्मा बाहर निकलेगा, या फिर कोई भी वोल्केनो है, वोल्केनो से जब इरप्ट होता है वोल्केनो मतलब फटता है तो उसमें से लावा बाहर निकलता है। तो जब अंदर है तो उसे मैग्मा बोलेंगे, जब वो बाहर आ जाएगा तो उसे लावा, और फिर वो बाहर आके सूख जाएगा। तो जब वो सूख जाएगा तो वो रॉक की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारे कौन से हुए? वोल्केनिक रॉक, वोल्केनिक इग्नियस रॉक। सेकेंड इज प्लूटोनिक, फॉर्म फ्रॉम मैग्मा दैट कूल्स स्लोली एंड क्रिस्टलाइज बेनेथ द अर्थ सरफेस। तो ये वाले तो हमारे हुए प्लूटोनिक, मतलब अंदर की साइड में, अंदर बाहर नहीं आ पाया, अंदर ही जम गया वो, तो वो प्लूटोनिक, और बाहर आ गया वो तो वोल्केनिक। ओके, सेकेंड इज सेडिमेंट्री।
form from material that is accumulated on the earth's surface. The material consists of the product of weathering and erosion and other materials available at the surface of the earth, such as organic material. Over a period of time, these deposit materials or sediments are hardened and form sedimentary rocks with the help of time and other cementing material. They are secondary group of rock. They are non-crystalline and contain fossils. That means ये हमने देखा क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब जब भी कोई स्ट्रक्चर बनता है उन्हें क्रिस्टलाइन बोलते हैं, मतलब मजबूत चीज। इग्नियस हमारे प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी रॉक मतलब सबसे ज्यादा मिलने वाले। सेडिमेंट्री हमारे नाम से ही क्लियर है, सेकेंडरी। ओके, अब ये सेकेंडरी क्यों है? जैसे कि हम जानते हैं सेडिमेंट्री रॉक जो होंगे वो हमारे मैग्मा या लावा की वजह से नहीं बनेंगे। जब बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा अपनी वेदरिंग होती है या कोई पहाड़ होता है वो कटता रहता है धीरे 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 धीरे, या फिर वेदरिंग एक प्रोसेस होता है और इरोजन मतलब कटना। जैसे आपने देखा कोई नदी निकली है कहीं से, फॉर एग्जाम्पल हम अपनी गंगा की बात करते हैं, गोदावरी से गंगा निकलती है तो वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो वो बड़े बड़े पत्थर अपने साथ लेती हुई आती है बहाते हुए। तो जब वो पत्थर पानी के साथ कट जाते हैं, पानी की अलग अलग शेप ले लेते हैं, आपने गोल गोल पत्थर देखे होंगे। तो ये जो पत्थर होते हैं जो हमारे या तो कट के आते हैं या फिर आप कभी ऋषिकेश साइड जाएंगे मेनली तो आप देखेंगे नदी के किनारे बहुत बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, वो सब हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। ओके, क्योंकि वो बहा के आए हैं, वेदरिंग मतलब किसी भी फिजिकल प्रोसेस से वहां तक आए हैं पानी के बहाव से, इस वजह से उन्हें सेडिमेंट्री बोला जाता है, क्योंकि उसमें मैग्मा या लावा का कोई काम नहीं होता। थर्ड इज मेटामॉर्फिक form when a sedimentary or igneous rock is exposed to high pressure, high temperature or both deep below the surface of earth। जब भी सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक को बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखा जाएगा या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में रखा जाएगा या दोनों में रखा जाएगा तब वो मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्म ले लेते हैं। जैसे कि द प्रोसेस टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर। मेटामॉर्फिक रॉक्स बनने के लिए बहुत बहुत साल लग जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ को बहुत टाइम तक प्रेशर देना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ये सेकेंडरी ग्रुप ऑफ मिनरल होते हैं। दे आर क्रिस्टलाइन एंड हार्डेस्ट ऑफ ऑल थ्री रॉक्स। दे आर नॉट कंटेन फॉसिल्स। अब फॉसिल्स का आपने जिक्र देखा, फॉसिल्स हमारा बार बार आ रहा है एक टर्म फॉसिल। तो फॉसिल क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा टाइम के बाद, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई जानवर है वो मर गया, उसके बाद वहाँ पर बारिश हुई, किसी ने देखा नहीं, तो उसकी जो बॉडी होगी वो धीरे 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 ज़मीन के नीचे जाती रहेगी। कैसे? क्योंकि कोई अगर बैठा है उसके ऊपर कूड़ा आ रहा है, धूल आ रही है, तो वो धीरे धीरे उसके कवर कर लेगी पूरा, और उसकी जो स्किन होगी वो पूरी वहीं पर ज़मीन में मिल जाएगी। ओके, तो इसी वजह से उन्हें चीज़ों को फॉसिल बोला जाता है। या फिर ह्यूमन या एनिमल्स बहुत साल पहले मर गए थे, लेकिन उनके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी जमती रही और फिर वो स्केलेटन की फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो उन्हें फॉसिल की तरह यूज़ किया जाता है या फिर उन्हें फॉसिल बोला जाता है। तो जो मेटामॉर्फिक होंगे उसमें फॉसिल्स नहीं होंगे, सेडिमेंट्री और इग्नियस में होंगे। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कहीं वोल्केनो फटा, वहाँ बहुत सारे जानवर थे, तो लावा निकलेगा, लावा उन जानवर को भी मार देगा या उनके ऊपर से चला जाएगा, तो वो लोग लावा में फंस जाएंगे। तो जब लावा सूखेगा तो वो तो लावा के नीचे थे ना, तो जब वहाँ खुदाई होगी तो वो रॉक के फॉर्म में ही मिलेंगे। आप इसकी इमेज देख सकते हैं। पहली इमेज हमारी इग्नियस रॉक की है, सेकंड इमेज हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स की है, एंड थर्ड इज हमारी मेटामॉर्फिक रॉक की है। तो ये हमने टाइप्स ऑफ रॉक देखे थे, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देखा था। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे करेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।